एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। पिछले लेक्चर्स में हमने फोटोबायोलॉजी स्टार्ट किया और उसी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से फोटोबायोलॉजी में फाइटोक्रोम के डिफरेंट टाइप के एक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर रेगुलेशन, है ना। पिछले लेक्चर्स में हमने मॉलिक्यूलर रेगुलेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। एक छोटा सा आपके लिए कोड लेके आया हूँ, एक छोटा सा कोड लेके आया हूं इस लेक्चर में। कोड किसके लिए? आपको जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स एंड साथ में जो सप्रेसर्स थे, है ना, सप्रेसर्स या तो फिर इनहिबिटर्स जो थे, उसको किस तरह से आप याद करेंगे। क्योंकि एट द टाइम एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, याद ही नहीं रहता कई बार कि COP1 इनहिबिट कर रहा था कि H5 इनहिबिट कर रहा था, है ना। और इवन कई बार तो ये भी होता है कि एट दैट टाइम हमें ये भी नहीं याद रहता कि यार इसका फंक्शन क्या था। तो उसी चीज को चलिए कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज कोड समझ में आ जाए, उसके बाद आप कभी ना भूले, लाइफ टाइम आप कभी ना भूले, है ना। तो हमारे पास कौन कौन से पहले की कैंडिडेट्स थे वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स कौन कौन से थे वो देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स हम उन्हें बोलते हैं जो मेन प्लेयर होते हैं या तो फिर जो मेन जीन रेगुलेटर होते हैं। क्लियर? तो हमारे पास था एक COP1 था हमारे पास, है ना, COP1 था, एक SPA1 था, बिल्कुल सही। फिर हमारे पास H5 थे, LAF1 था, देन HFR था, HFR1 था, ठीक। LF जस्ट अ मिनट अच्छे से लिख दे, थोड़ा राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, थोड़ी गंदी है। हाई-फाई HFR1, ओके, फिर LAF1, यही सारे थे। इसको हमने बोला था क्या, ये सप्रेसर थे और ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स या तो फिर एक्टिवेटर। क्लियर? तो अब इसको याद कैसे करेंगे? कोड क्या है हमारा, है ना, जिस कोड के पीछे हम पागल हैं, क्या है कोड? भाई कोड बता दो, सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए, तो कोड ये है कि क्या था कोड ही भूल गए। हाँ? ओके, चलिए, भूले नहीं है, याद है, ठीक। COP1 ने स्पा करा के LAF में हाई-फाई हेरा फेरी की, हेरा फेरी मतलब HFR हेरा फेरी की। तो क्लियर हुआ? COP1 ने क्या बोला मैंने? COP1 ने स्पा करा के SPA1 LAF मतलब लैमिनार एयर फ्लो, नहीं, LAF मतलब लॉन्ग हाइपोकोडाइल आफ्टर फार रेट। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, लैमिनार एयर फ्लो से भी आप याद कर सकते हैं। यूजुअली जो बच्चे PTC कल्चर यूज कर चुके हैं उन्हें पता होगा माइक्रोबायोलॉजी के कि लैमिनार एयर फ्लो क्या होता है। ओके, तो COP1 ने स्पा करा के LAF में हाई-फाई हेराफेरी की, HFR, हेराफेरी मतलब HFR। तो क्लियर हुआ आपको? अब देखिए ये चीजें ऐसे आपको पूरा ये सेंटेंस याद रखिए, पूरे के पूरे जो की कॉन्सेप्ट है वो आपको याद हो जाए। कैसे? COP1, है ना, SPA1, हमें पता है COP1 SPA1 दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देख चुके हैं हम। ये दोनों क्या होगा? इनहिबिटर होगा, ये दोनों क्या होगा? इनहिबिटर्स हो गए। देन हमने क्या देखा? LAF HFI, है ना। अब क्या है दूसरा हमारा? LAF, क्लियर, फिर HYFI, है ना, HYFI प्लस फिर क्या? HFR1, है ना। ये तीनों क्या है हमारे? हम सभी को पता है ये सब क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स है,
जीन रेगुलेट करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक और मेन बात यहाँ पे है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स या जीन्स डिफरेंट फैमिली के होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं ये BIZP फैमिली के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं। ओके, और ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो होते हैं वो लाइट सेंसिंग में, लाइट को सेंस करने में, लाइट सेंसिंग, फ्लावर डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मतलब मल्टीपल फिजियोलॉजिकल रोल, मल्टीपल फिजियोलॉजिकल रोल एक ही साथ परफॉर्म करते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हुई? ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से फाइटोक्रोम के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फंक्शन है जो फाइटोक्रोम परफॉर्म करता है। ठीक, तो ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, हम ट्राई करेंगे हर एक चीज सॉल्व करने की। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक इसी के साथ एसोसिएट है। जो अगला टॉपिक क्या मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये एंड आ गया। फाइटोक्रोम जो हम इतने दिन से चला रहे थे, अब इसका एक्चुअल फंक्शन आ गया है ना। फंक्शन बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको हम बीच में शुरू करते हैं यहीं से। फाइटोक्रोम, क्लियर? फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम का जो मेन फंक्शन होता है, एक हमारा होता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, ओके। सीड जर्मिनेशन में फाइटोक्रोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सीड जर्मिनेशन के साथ एक और काम फाइटोक्रोम करता है, लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट। लीफ की साइज, लीफ की जो साइज होती है, लीफ साइज एंड क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। अगर आप लीफ की बात कर रहे हैं तो साफ बात है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मतलब ये कि लीफ के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट, लीफ की जो साइज है, शेप है, वेरिएशन जो भी होगा वो सब फाइटोक्रोम पे डिपेंड करेगा। इसी के साथ साथ उसका क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट है, क्लोरोप्लास्ट, वो भी डिपेंड करेगा। ठीक, दो चीजें क्लियर हो गई। मतलब आपने अब फंक्शन कैसे याद करें, देखिए चलिए अच्छा बताता हूं आपको, पहले इसे भी देख लेते हैं। एक दो और फंक्शन है, स्टेम इलोंगेशन। ठीक, स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन। देन एक और फंक्शन है इसका, कौन सा फंक्शन? फ्लावर डेवलपमेंट। फ्लावर डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। ओके, चलिए सारी चीजें हो गई। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं ना। इसको भी याद करने के लिए आप ध्यान से सोचेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब आपने कोई सीड डाली, कोई आपने जब सीड सॉइल में आप शो करते हैं तो सबसे पहले सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मतलब ये कि सीड, सबसे पहले सीड जर्मिनेट होगा। तो शुरुआत यहीं से हो जा रही है फाइटोक्रोम के फंक्शन की। सीड जर्मिनेट हो गया। अच्छा, जब सीड जर्मिनेट होगा तो प्लांट इलोंगेट करेगा कि नहीं? स्टेम तो बढ़ेगी उसकी। तो साफ बात है कि इसका दूसरा स्टेप जो है वो स्टेम इलोंगेशन। अच्छा, जब स्टेम इलोंगेट करेगी तो उसमें लीव्स और बाकी सारी चीजें बनेंगी कि नहीं? लीव्स बनेंगी, सही बात है। तो मतलब इसका तीसरा फंक्शन ये हो गया। और भाई जब लीफ बन गई तो लीफ आगे चल के मॉडिफाई होकर फ्लावर ही तो बनाएगा। फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन, सेपल्स का मॉडिफिकेशन होता है ना फ्लावर। तो इस तरह से क्या हो गया, फ्लावर भी बन गया। तो आप देख रहे हैं प्लांट के जर्मिनेशन स्टार्ट होने से लेके, है ना, इसका जो आगे का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइटोक्रोम पे डिपेंड कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और प्रोसेस होती है लीफ के सेनेसेंस की। लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस जो होता है वो भी फाइटोक्रोम परफॉर्म करता है। और एक और मेन फंक्शन अगर आपको याद हो तो, जो हमने जिसके बारे में पूरी मैकेनिज्म पढ़ी, हमने क्या पढ़ा अभी, एक हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा कि हाइपोकोटाइल, हालांकि इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे आपको बताना जरूरी है फिर से। हाइपोकोटाइल का इनहिबिशन करता है, हाइपोकोटाइल इनहिबिशन
है ना। फाइटोक्रोम क्या करता है, हाइपोकोटाइल। अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पे बात की थी इटियोलेटेड और डीइटियोलेटेड सीडलिंग में, कि भाई जहाँ पे हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है वैसे प्लांट की स्टेम क्या थी, छोटी थी, और जहाँ पे जहाँ पे क्या फाइटोक्रोम, अगर डीइटियोलेटेड सीडलिंग है तो वहां पे हाइपोकोटाइल क्या था, बड़ा था। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम म्यूटेंट बना के चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा ये जीन है कहाँ गया, ये फाइटोक्रोम जो है, फाइटोक्रोम में है ना, फाइटोक्रोम के जो जीन्स होते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको इनिबिट कर दें, उस समय तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप के जीन नॉकआउट सिस्टम है, सप्रेसर सिस्टम है, एमआरएनए को आप रेगुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट लेवल, आप जीन को वो कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूटेंट बना दें, ठीक है, तो अगर आप म्यूटेंट बना दें और वाई टाइप, ठीक, वाई टाइप और म्यूटेंट, अगर दोनों में आप एक्सप्रेशन लेवल चेक करेंगे तो आपको पता है कि हाइपोकोटाइल जो होगी किसमें लंबी होगी, इसमें होगी, किसमें, ये म्यूटेंट वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फाइटोक्रोम का वो हो चुका है ना, इनहिबिशन हो चुका है। और फाइटोक्रोम हमने देखा था डीइटियोलेटेड सीडलिंग में, आपने इटियोलेटेड डीइटियोलेटेड सीडलिंग का केस देखा होगा, तो वहां आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाइपोकोटाइल जो होता है ये इनहिबिशन भी करता है। तो आई होप कि आपको इसके फंक्शन भी क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिसेप्टर के साथ जिसका नाम है क्रिप्टोकोम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।